इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज की जो क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर जो है यूनिवर्सल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। यूनिवर्सल का मतलब है कि एग्जाम कोई भी हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आपका जरूर 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 पूछा जाएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किस टॉपिक से कनेक्शन है, ये कहां से बना है, इसका यूज क्या होता है, ये मैं वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक का काम क्या है। मैंने आपको बताया था कि देखो इसका ग्रामेटिकल नेम जो होता है वो सिंटेक्स होता है। चाहो तो आप इसको सिंटेक्स बोल सकते हो, चाहो तो आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हो। इसका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप ये समझो कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, एक छोटा सा ब्रीफ। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देखो जनरल फॉर्मेट एक होता है ना, एक कॉमन फॉर्मेट सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का। वो क्या होता है, सबसे पहले एक सेंटेंस के अंदर हमारा दे रखा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी लिखी होती है वर्ब, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, मैंडेटरी नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब तो मैंडेटरी होते ही है। ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो एक ये जनरल फॉर्मेट होता है, एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है कि चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों की जगह आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या तो नाउन यूज कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा, मेरी क्लास के लिए स्पेशली, अगर कोई चीज आपको शुरुआत में समझ में नहीं आ रही है, मान लो अभी भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर पता नहीं क्या बोले जा रहा है, कोई बात नहीं। चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना भी कठिन चैप्टर हो, चाहे कोई कठिन से कठिन चीज क्यों ना दे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है, वेट एंड वॉच। चुपचाप से मेरी तरफ ध्यान रखो, सुनते रहो, कान और आंख अपने खुले रखो, जो बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान रखो। एट द एंड ऑफ द क्लास आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या कॉन्सेप्ट खत्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लास खत्म होते होते आपको सब कुछ शुरू से लेकर आखिरी तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर आप या तो नाउन यूज कर सकते हो या फिर प्रोनाउन यूज कर सकते हो। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये बताने की जरूरत है नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब आ जाती है बात वर्ब की। तो वर्ब तो आपको पता है, अगर अकेली वर्ब है तो भैया वो मेन वर्ब होगी, और अगर दो वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब होगी, ऐसे भी आ सकती। ठीक है, अब अकेली मेन वर्ब है तो भी वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ही बना के दिखा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बना दिया, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, एक सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, डूइंग, राहुल इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसे लिख दिया। तो आपने देखा ये सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है, जनरल फॉर्मेट है, तो जिसमें आपका राहुल तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इज जो होगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, और डूइंग जो है वो आपकी मेन वर्ब हो गई, आईएनजी फॉर्म आ गई, है ना, और हिज वर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो स्ट्रक्चर मैच कर गया। अब हो सकता है हिज वर्क की जगह कोई एडजेक्टिव लिखा हो, जरूर नहीं है कि ऑब्जेक्ट लिखा हो तभी आपका सही होगा, है ना। अब मैंने कहा कि चलो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब, अकेला मेन वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लो सेकंड फॉर्म से बना दिया या फर्स्ट फॉर्म से बना देते हैं, राहुल डज हिज वर्क। तो आप यहां पे एक चीज देखो, यहां पे जो डज है ये आपकी मेन वर्ब है। क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दिया, और ये जो हिज वर्क है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और राहुल जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आगे बात समझ में। तो सब्जेक्ट वर्ब, इसमें एक वर्ब है सिर्फ मेन वर्ब, और इसमें दोनों वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब चाहे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी हो या फिर सिर्फ मेन वर्ब दे रखी हो, आपको वर्ब जो है ना वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज करनी है। ठीक है,
यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग और सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, और यहाँ पे डज। कहीं पे भी अगर गलती से मान लो किसी ने ऐसे कर दिया, मान लो यहाँ पे आर कर दिया होता, तो आप गलत करते कि नहीं करते इसको बताओ। अगर यहाँ पे आर लिखा होता तो आप इसको गलत करते कि नहीं, क्योंकि भाई राहुल के हिसाब से आर आ ही नहीं सकता, राहुल के हिसाब से तो इज आएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे मान लो डू लिखा होता या कुछ और लिखा होता तो डज करते। तो सिंपल सी बात है, पूरे टॉपिक का जो नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका काम भी ऐसा ही है। इसी से आप देख के बता सकते हो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जब भी आप एक सेंटेंस बनाओगे, उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आएगी, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ये चीज आप चाहो तो कहीं पे भी नोट करके लिख लेना, कहीं पे भी आप नोट कर लेना कि बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज आप लिख लो, नोट करके, चाहो तो ये चीज लिख लो, नोट करके आप ये चीज लिख सकते हो, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। एक छोटी सी क्लास में अलग से दूंगा, एक छोटी सी आधे घंटे की, ठीक है, जिसमें मैं और भी छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है, जिसमें मैं सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज ये सब बताऊंगा। उनको देख लेना, उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लेना कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। ये चीज भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख दूं या हिंदी में बताओ। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है, ठीक है भाई। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी तक आपको सिर्फ टॉपिक के नाम और उसका काम पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे मुद्दे की। इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करूंगा। अभी तो देखो राहुल था, सिंपल सा सेंटेंस, आपने तुरंत पहचान लिया कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आपने तुरंत वर्ब लगा दी। बस आपको यही करना है पूरे टॉपिक के अंदर। किसी हर सेंटेंस में इतना सिंपल सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत से सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहचानना ही एक टास्क होगा, और वही सब्जेक्ट आपको पहचानना है, उसी के हिसाब से वर्ब लगानी है। अगर ये आपने सीख लिया, पूरा टॉपिक खत्म। अब यही सिचुएशंस में क्रिएट करता चलूंगा, और आपको पहचानना है कि बताओ यहां पे वर्ब कैसे आएगी, ठीक है। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है दोस्त। चल, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके सामने, ठीक है। आपको जवाब देना है। जवाब तो कुछ नहीं देना, सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और ऊपर कॉन्सेप्ट है। ये आपका एग्जाम्पल है ना, और ऊपर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यहां पे क्या आएगा। यहां पे दो वर्ब के ऑप्शन दे रखे हैं, हैज और हैव। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जैसे यहां पे लिखा है रोहन एंड राहुल, हैज ऑब्लिक हैव कम, तो इनमें से क्या लगाना है आपको। बहुत से लोग हैव बताएंगे, बहुत से लोग हैज लगाएंगे, या हो सकता है सब सही बताएं, या हो सकता है सब लोग गलत बताएं, कुछ भी हो सकता है। मेरा काम आपको सिखाना है। आप क्या जवाब दे रहे हो कोई बात नहीं, जो सही जवाब होगा और क्यों होगा वो मैं यहां पे सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट का नाम, ये एग्जांपल यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे हैव आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो मेरा काम है। यहां पे आपको क्या लगाना है दोस्त, हैज नहीं लगाना, हैव लगाना है। क्यों लगाना है, रीजन बताओ। रीजन ऊपर लिखा हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, दो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं, एंड का काम होता है प्लस, जोड़ना, ठीक है, तो आगे जो भी वर्ब आप यूज करोगे ना, वो आप कैसे यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। चाहो तो ये चीज यहां पे लिख भी सकते हो, चाहो तो ये चीज आप यहां पे लिख भी सकते हो। हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में बताओ। यदि दो सब्जेक्ट
एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो गया। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो यहां पे। इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस या फिर सब्जेक्ट्स लिख लो। इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined or connected, joined with and the verb is used according to, sorry, the verb is used plural, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। बहुत सिंपल है, ये आपकी डेफिनेशन होगी भैया, है ना। और ऊपर आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर से जिसको समझ में आता है स्ट्रक्चर से समझ लो, डेफिनेशन से जिसको समझ में आता है डेफिनेशन से समझ लो, हिंदी में जिसको समझ में आ रहा है हिंदी से समझ लो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश से समझ लो। भाई हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताओ क्या चाहिए आपको। दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब आपको प्लूरल यूज करनी है, दैट्स इट। दो सब्जेक्ट है यानी कि दो नाउन या प्रोनाउन है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। आगे आपको वर्ब कैसे लगानी है दोस्त, प्लूरल लगानी है, बात खत्म। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये रूल का नाम है एंड, कॉन्सेप्ट का नाम है एंड। ठीक है, अब इस एंड से ना, एंड कॉन्सेप्ट जो है इससे दो तीन सवाल बन जाते हैं, दो तीन तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत इजी लेवल का हो गया, बहुत ज्यादा इजी लेवल हो गया। अब एंड से ही एक दो चीजें और मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ही 1.2, ये 2.0 कह सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर ए ही लिख लो, पहले का ही 1.2 कह लो, या फिर ऐसे लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसका यहां पे सेकंड पॉइंट है, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा ही सेंटेंस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहां पे कहा बताओ इज और आर में से क्या आएगा, तो आपने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर किसी को इंग्लिश बहुत कम आती है या लगभग आती ही नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेशर है हद से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, ब्रेड एक नाउन है, बटर एक नाउन है, दो नाउन हो गए यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए, बीच में एंड लगाए, दोनों को जोड़ दिया, प्लूरल हो गए, दो हो गए प्लूरल हो गए, तो यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी, इज नहीं आ रहा है। लेकिन यहां उसका सवाल गलत हो जाएगा, यहां आर नहीं इज आना चाहिए। तो यही चीज आपको सीखनी है कि यहां पर ब्रेड और बटर दो नाउन हो गए, एंड से दोनों जुड़े हैं, तो प्लूरल वर्ब की जगह यहां पे सिंगुलर वर्ब क्यों आ रही है, जबकि यहां पे तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम जो सीख के आए हैं, रोहन और राहुल के साथ हैव आ रहा है, यहां ब्रेड और बटर के साथ में इज आ रहा है। ऐसा क्यों? उसका रीजन होता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यानी कि दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो दोनों नाउन या प्रोनाउन मिलके एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये सर हमें कैसे पता चलेगा दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं पेयर वर्ड्स या पेयर नाउन्स। ऐसे नाउन्स, ऐसे दो नाउन्स जो मिलकर के पेयर में यूज होते हैं और वो एक का ही काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज आपने खाना खाया, कि हाँ, क्या खाया, कड़ी चावल, तो आपने दो चीजें खाई या एक चीज खाई, सोच के देखो। जब आप खाने में कड़ी चावल खाते हो तो वहां पे एक चीज खाते हो या दो चीजें खाते हो? कि सर ये तो सवाल मुश्किल हो गया, हम तो दो भी खाते हैं एक भी खाते हैं। आपने चीजें दो खाई हैं लेकिन उन दोनों को मिला के एक साथ खाया है, तो आपका खाना एक ही है। खाने में आपने एक ही डिश खाई है, डिश एक है, उसमें चीजें दो हैं, दाल और चावल को मिलाया और खा लिया, तो दाल चावल मिला के जो खाया आपने, डिश एक ही खाई है दाल चावल, तो आप खाने में एक ही काउंट करोगे, दाल चावल खाए मतलब एक ही खाना खाया। कड़ी चावल खाए एक ही खाना खाया, ब्रेड एंड बटर खाया आज नाश्ते में, एक ही चीज खाई है। ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं, अगर उनको अलग अलग यूज करोगे तो प्लूरल होगा, लेकिन एक साथ यूज करोगे तो सिंगुलर। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पेयर वर्ड्स। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लेना भाई, पेयर वर्ड्स के साथ, पेयर वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स पेयर में यूज होते हैं, पेयर वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। पेयर वर्ड्स के साथ में वर्ब कैसे यूज करते हैं भाई, सिंगुलर यूज करते हैं।
पता कैसे चलता है? पेयर वर्ड्स। और याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर जहां भी दिखे वो सिंगुलर में यूज होगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना है कि ब्रेड एंड बटर जो भी है अगर वो पेयर में यूज हो रहे हैं तो ही आपको सिंगुलर में यूज करने, अदरवाइज नहीं करने। ठीक है, जरूर नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। आपको याद नहीं करना है, आपको समझ के करना है कि अगर ये पेयर में यूज हो रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, अगर ये पेयर में यूज हो रहे हैं तो ही सिंगुलर है, अदरवाइज तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, सम एंड सब्सटेंस होता है, इसका मतलब होता है लेखा जोखा, इसका मतलब होता है लेखा जोखा। ठीक है, डिटेल्स लिख सकते हो, लेखा जोखा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर तो आपको पता है। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी होता है, ये सबको पता होना चाहिए, घोड़ा गाड़ी। ये घोड़ा गाड़ी होती है। ठीक है ना। राइस एंड करी क्या होता है भैया? ये आपको मैंने बता दिया, राइस एंड करी, कड़ी चावल। ठीक है, नेल एंड हैमर होता है, कील अथॉरिटी, कील अथॉरिटी से मैंने इस काम को किया है। टाइम एंड टाइड होता है समय, और बोलते हैं ना कि यार जो भी समय आएगा ना मैं बता दूंगा समय आने पे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, या फिर जो भी प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है परिणाम, परिणाम लिख सकते हो, या बुरा और अच्छा भला। ठीक है, उतार चढ़ाव लिख लो, अप्स एंड डाउन्स होता है उतार चढ़ाव। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है अच्छा और बुरा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, चाहे इसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ भी हो, मतलब अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम। लंबा हो जाएगा हिंदी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो ये सारे पेयर वर्ड्स में ऐसे ऐसे और भी हो सकते हैं, सैकड़ों पेयर वर्ड्स हो सकते हैं, सैकड़ों। ये तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं बस, सैकड़ों हो सकते हैं। और इन सबके साथ में वर्ब कैसे यूज करनी है? ये सारे के सारे क्या है? पेयर वर्ड्स। और इन सबके साथ में वर्ब कैसे यूज करनी है? सिंगुलर यूज करनी है। लेकिन याद रहे कि ये पेयर में यूज होने चाहिए। जैसे यहां पे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो डिश जो है ना वो सिंगुलर हो गया, क्योंकि भाई डिश जो होती है वो खाने की एक डिश होती है, एक खाना होता है पर्टिकुलर, कि आपने खाने में क्या खाया? बर्गर खाया। तो बर्गर प्लूरल होता है या सिंगुलर? बताओ। सिंगुलर होता है। लेकिन बर्गर में तो प्याज भी है, टमाटर भी है, पनीर भी है, बंद भी है, आलू टिक्की भी है, 5-6 चीजों को मिला के बर्गर बना। तो 5 चीजें अलग अलग नहीं काउंट करोगे, उन सबको मिला के डिश तो हमारी एक ही बनी ना। ऐसे करके। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जिस चीज को रट लेते हो, याद कर लेते हो, वो आपकी कमजोरी भी बन सकती है। लोग उसको कमजोरी की तरह यूज भी कर सकते हैं। जैसे उसी सेंटेंस को जिस बच्चे ने ब्रेड एंड बटर को रट रखा है, याद कर रखा है, उस सेंटेंस को हमने ऐसे करके बना दिया, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर सोल्ड हियर। तो यहां पे आप लोगों में से फिर से इज लगा के आओगे, आर गलत कर दोगे। जिसने रट रखा है वो तो इज लगा के आएगा ही, लेकिन यहां पे आर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये पेयर में यूज नहीं हो रहे, नॉट इन पेयर, ये पेयर में यूज नहीं हो रहे, नॉट पेयर वर्ड, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। ठीक है, ये पेयर वर्ड नहीं बन रहा। क्यों? कैसे सर, आपको कैसे पता? वो पूरा सेंटेंस आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो ब्रेड और बटर अगर मेरी फेवरेट डिश है तो मतलब पहले तो उसको डिश बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? पहले ब्रेड ली, उस पर बटर लगाया और मैंने खा लिया। तो जो चीज मैंने खाई है या जो चीज मैं पसंद करता हूं वो पूरी डिश है। अब डिश बनी किससे? ब्रेड और बटर से, तो मेरा सब्जेक्ट डिश है। समझ रहे हो? लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर सोल्ड हियर, मतलब दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि यहां पे ब्रेड और बटर बेची जाती है। तो वहां पेयर का कोई सीन नहीं है। वहां पे अगर आपको ब्रेड चाहिए तो ब्रेड मिल जाएगी, बटर चाहिए तो बटर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रेड लेने गए बटर अपने आप दे दे कि ले जाओ, ये सर ने बोला है पेयर में यूज होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ब्रेड भी है, बटर भी है, आपको क्या चाहिए? ब्रेड और बटर दोनों मिल दे। तो बेचने के सेंस में अलग अलग हो गए, खाने के सेंस में एक हो गए, तो यहां हमें आर यूज करना पड़ेगा। बेचना, बेचे जाते हैं, और बेचे जा रहे हैं तो भैया प्लूरल में यूज होगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो भी एंड का ही है, अभी भी एंड का ही। ठीक है, और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा शांति से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी एंड वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन एंड का तीसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट, ये भी एंड से, इसमें भी एंड का ही पार्ट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही है, रूल नंबर, लेकिन उसका तीसरा पॉइंट है। कैसे? देखो,
ध्यान पूर्वक मैं आपको बता रहा हूं, 3 चीजें याद रखो, अपने कान मेरी आवाज की तरफ, अपनी आंखें मेरी तरफ यानी कि बोर्ड की तरफ, और आंखों में भी, आंखों को सबसे ज्यादा वहां रखना है जहां मैं पेन चलाऊं या जिस लाइन पे मैं आपको बोलने को बोलूंगा। अगर मैं इधर नहीं हूं तो फिर मेरे ऊपर फोकस करो, और जब मैं बोर्ड की तरफ हूं तो सिर्फ पेन की तरफ फोकस करो, मेरा पेन कहां चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, उधर नहीं जाना, उधर समझोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर एंड माई टीचर हैज ऑब्लिक हैव, तो आपके पास 2 वर्ब हो गई। अब इन वर्ब में से कौन सी सही है, हैज या हैव, आपको चूज करना है। ठीक है, लेकिन अब कैसे चूज करोगे, आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारे पास कहां कहां है, एक तो ये रहा ब्रदर नाउन, और एक टीचर नाउन, 2 नाउन हो गए, यानी कि अभी 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, 2 नाउन है। तो अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए होंगे वो आपके दिमाग में याद आने चाहिए। तो पहला तो सिखाया कि 2 नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लूरल बना दो, दूसरा सिखाया कि पेयर में होंगे तो सिंगुलर बना दो। तो क्या ये पेयर में यूज हो रहे हैं ब्रदर एंड टीचर, नहीं, पेयर में तो कोई सेंस नहीं है इसका। एंड से जुड़े हैं ये कह सकते हो, ठीक है, एंड से जुड़े हैं तो आपने दिमाग लगाया कि चलो ब्रदर और टीचर दोनों एंड से जुड़े हैं तो यहां पे प्लूरल वर्ब लगा दो, है, ठीक है, लगा दी, अच्छी बात है। नीचे वाले सेंटेंस में आप फिर से देखो कि मैनेजर क्या है, नाउन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, डायरेक्टर नाउन है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो भैया फिर से प्लूरल हो गया, है ना, फिर से प्लूरल हो गया। ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के डायरेक्टर एंड मैनेजर, यानी कि मैनेजर एंड डायरेक्टर, यहां पे 2 नाउन हो गए। अब 2 नाउन के हिसाब से यहां पे वर्ब लगाना भूल गए तो अपनी तरफ से लगा लेना, ठीक है, यहां पे वर्ब यहां पे आएगी, इज ऑब्लिक आर, ये 2 वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है, इनमें से कोई एक वर्ब आपको चूज करनी है, ठीक है। हाँ, ये वर्ब भूल गए इसमें लगाना टाइपिंग की वजह से। अब आपको क्या करना है, इज और आर में से कोई एक वर्ब चूज करनी है, तो कौन करेगा बताओ फटाफट से, क्या आना चाहिए। अरे वही सेम चीज सर ने जो सिखाया वही फॉलो करना है आपको। तो यहां पे भी आपने क्या कर दिया, आर लगा दिया, इज हटा दिया। अब इसमें से एक सेंटेंस गलत है और एक सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। और गलत सही भी बता देता हूं, इसमें से ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला गलत है, जबकि चीजें दोनों में सेम सेम है। यहां पर भी ब्रदर और टीचर 2 नाउन हो गए, एंड से जुड़े हैं, आपने प्लूरल वर्ब लगा दी, ठीक है। यहां पर भी मैनेजर और डायरेक्टर 2 नाउन है, एंड से जुड़े हैं, आपने वहां पे वर्ब सिंगुलर लगा दी, लेकिन ऐसा क्यों किया, उसका रीजन आ जाता है ऊपर। देखो सबसे पहले तो आपको उल्टा चल रहे हैं हम, ऐसे नहीं चलना है, कायदा यही कहता है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं कि भैया इनमें से एक गलत है एक सही है, क्यों। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है, डिटर्मिनर्स। अगर आपसे कोई पूछता है डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निर्धारक, निर्धारक कह सकते हो। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक हिंदी में, ऐसे शब्द जो किसी नाउन को निर्धारित करते हैं या किसी नाउन का निर्धारण करते हैं। निर्धारण क्या होता है, अरे छोड़ो यार उसका क्या मतलब है, उसे छोड़ो, निर्धारण, निर्धारक, निर्धारण करना क्या है उसे छोड़ो, बस आप एक शब्द याद रखो, डिटर्मिनर्स। हिंदी में इंग्लिश को पढ़ोगे तो बहुत कुछ खो जाओगे, इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। इंग्लिश को हिंदी में पढ़ोगे, मतलब हिंदी का मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन हिंदी में मत पढ़ो, वो तो मैं पढ़ाता हूं, मैं खुद ही हिंदी में पढ़ा रहा हूं। बस शब्दों का जो डेफिनेशन वाले वर्ड्स होते हैं, जो टॉपिक्स के नाम होते हैं, उनको हिंदी में मत निकालना, वरना बहुत विशेषण, विशेषज्ञ, संज्ञान, प्रनाम, सर्वनाम, ये मत पढ़ो, बहुत बर्बाद हो जाओगे। तो आपको सिंपल सा एक शब्द याद रखना है, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जैसे ही आपके दिमाग में आए, डिटर्मिनर्स वर्ड, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बस ये शब्द छप जाने चाहिए। कौन कौन से, एक तो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनकी टेंशन लेना मत, जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो उसमें इनको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, आराम से याद हो जाएंगे। इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं इनको, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव जो पोजेशन शो करते हैं, ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो पोजेशन शो करते हैं, जैसे माय है, आर है, योर है, आई का माई हो गया, वी का अवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, दे का देयर हो गया, वन का वंस हो गया। ये पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ जो आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द, ये 3 ये आर्टिकल होते हैं, इन दोनों को हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, बताओ सभी लोग डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, फटाफट से बताओ, तो क्या बताओगे, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। ए, एन, द, ठीक है, फिर माई, अवर, योर, हिज,
हर, इट्स, देयर, वंस। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। बस अब आ जाते हैं, ये आपका काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले तो मैं स्ट्रक्चरली ऐसे बता देता हूं। देखो, किसी सेंटेंस में अगर दो नाउन है, ब्रदर और टीचर, ठीक है, और एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले कुछ भी नहीं है, जैसे कि पहले वाला, हम जो पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, इसमें सिंपल है, दो नाउन है, रोहन है और राहुल है। इनसे पहले कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा, ना रोहन से पहले कुछ लिखा, ना राहुल से पहले। तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ तभी यूज करना है जब दो नाउन हो, एंड से जुड़े हो और इनसे पहले कुछ नहीं लिखा हो, तो दोनों नाउन को जोड़ के प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सिंपल है। लेकिन यहां पर ये वाला तो पेयर वर्ड्स हो गए, यहां पर भी अगर आप समझोगे तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, दो नाउन है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन इन दोनों नाउन से पहले कुछ लिखा हुआ है। अगर दोनों से पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है तो अब भी ये प्लूरल हो जाएंगे। दो नाउन है, एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले एक एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, यहां पे भी यहां पे भी, तो ये दो लोग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। इनके आगे प्लूरल वर्ब लगानी है। और अगर दो नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक से पहले तो डिटर्मिनर है, दूसरे से पहले कुछ नहीं है, ये अकेला है और इससे पहले डिटर्मिनर लगा है, तो ऐसी कंडीशन में एक डिटर्मिनर है और दो नाउन है, तो यही डिटर्मिनर इस वाले नाउन के लिए भी और इस वाले नाउन के लिए, दोनों नाउन के लिए कॉमनली काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये नाउन और ये नाउन दोनों एक हो जाते हैं, पेयर की तरह दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन कब बताओ? जब एक नाउन से पहले डिटर्मिनर होगा, वो भी पहले वाले से पहले, और दूसरे वाले नाउन से पहले कुछ नहीं, तो वो सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि वो एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है। अब आ जाते हैं ऊपर। कोई नाउन है और उस नाउन से पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है, और एक और नाउन है, उससे पहले नो डिटर्मिनर, यानी कि कुछ नहीं लगा हुआ। इस वाले नाउन से पहले कुछ नहीं लगा, इस वाले नाउन से पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, और बीच में बाबू क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है, जो कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है। दिखाई पड़ रहा है तुमको? नहीं दिखाई पड़ रहा? अगर एक नाउन से पहले डिटर्मिनर है और दूसरे से पहले नहीं है, तो ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा, एक ही नाउन है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हम यहां पे वर्ब कैसे यूज करेंगे दोस्त? सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसे यूज करोगे? सिंगुलर यूज करोगे। कब? जब एक बार डिटर्मिनर है, दूसरे से पहले नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? यही नाउन, ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति है। और अगर दोनों नाउन से पहले यहां पे भी डिटर्मिनर लिखा हो, कोई ना कोई डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल हो सकते हैं ए एंड द, या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, इससे पहले भी डिटर्मिनर दे रखा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अब ये दोनों प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे दो लोग हो जाएंगे, दो, यानी कि प्लूरल हो गया। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया और ये आपका सिंगुलर हो गया, तो यहां पे वर्ब सिंगुलर आएगी और यहां पे वर्ब प्लूरल आएगी। बहुत सिंपल है। अब देख लो नीचे वाले सेंटेंसेस। यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे, यहां पे जो ब्रदर नाउन है, इससे पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है माय, यहां पे टीचर से पहले भी माय लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया मेरा भाई अलग है और मेरे टीचर अलग है। अगर टीचर और भाई दोनों एक ही होते तो मैं एक ही बार माय लगाता, लेकिन मैंने कहा माय टीचर एंड माय ब्रदर, या माय ब्रदर एंड माय टीचर। तो ब्रदर से पहले भी माय लगा है तो मेरा भाई अलग हो गया, टीचर से पहले भी माय लगा है मतलब टीचर अलग हो गया, दोनों लोग अलग हो गए। अब आपको वर्ब प्लूरल लगानी, तो यहां पे आपने हैव कम लगा दिया। लेकिन अगर यहां पे कह रहा है मैनेजर से पहले, तो इसने दा लगा दिया, मैनेजर से पहले तो दा लगा दिया, तो मैनेजर से पहले दा लगा है, अच्छी बात है। ठीक है, और डायरेक्टर से पहले यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जो दा है ये मैनेजर के लिए भी काम कर रहा है और डायरेक्टर के लिए। तो मेरा मैनेजर एंड डायरेक्टर, मतलब वही व्यक्ति मैनेजर है, वही व्यक्ति डायरेक्टर, दोनों एक ही व्यक्ति है। मैं मैनेजर भी हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं, तो माय मैनेजर एंड डायरेक्टर, आगे इज और आर, ठीक है, ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का जो मैनेजर है और डायरेक्टर, मतलब वो दोनों एक ही व्यक्ति है। इज ऑब्लिक आर, तो यहां पे इज लगाएंगे, यहां पे आर नहीं लगाएंगे। बताओ कितने लोगों को समझ में आया?
है भाई? आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ भी कह सकते हो या सेकंड कह लो, सिंपल सी बात है, सेकंड कह लो। चलो, एक के तीन पार्ट थे हमने खत्म कर लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मास्टर कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। हाँ देखो यहां पे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट लिखना है और एक सेंटेंस देखो, द जनरल टुगेदर विथ, यहां पे ना दो नाउन है, फिर से देखो, और इन दोनों नाउन को ना एक कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है, ठीक है, या प्रीपोजिशन से जोड़ दिया गया है। दो नाउन है, एक तो ये रहा 20 सोल्जर्स, ठीक है, और एक तो 20 सोल्जर्स है, एक जनरल है, ठीक है, दो नाउन हो गए। एक नाउन आपका ये रहा और एक नाउन आपका ये रहा। इनमें से ये वाला नाउन प्लूरल है और ये वाला नाउन सिंगुलर है। अब आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, आगे वर्ब दे रखी है हैज और हैव, तो इनमें से क्या लगाना पसंद करोगे? अरे बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन इन वर्ड्स से जुड़े हो, ये वर्ड्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंजंक्शंस भी होते हैं और प्रीपोजिशंस भी होते हैं। तो अगर दो नाउन है विद से जुड़े हो, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट लिख लेना, ये रहा एंड नॉट, ठीक है, एज वेल एज, रादर देन, बट, इन एडिशन टू, अकंपनीड बाय, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इनमें से जितने भी वर्ड्स यहां पे लिखे हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आपको जो वर्ब यूज करनी है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। यानी कि यहां पे जो वर्ब आएगी ना दोस्त, ये वर्ब ये आएगी इस जनरल के हिसाब से, ठीक है। अब जनरल देख लो, सिंगुलर है, जनरल कैसा है भैया, सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी दोस्त, सिंगुलर। अब इस चीज को चाहो तो आप लिख लो कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन, यदि दो नाउन या प्रोनाउन इन शब्दों से जुड़े हों, इन शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ठीक है दोस्त। अगर दो चाहो तो स्ट्रक्चर बेस भी लिख लो, जैसे यहां पे एक नाउन है और यहां पे एक और नाउन है, आगे वर्ब लगानी है, और इन दोनों नाउन के बीच में यहां पे ये सारे वर्ड्स लिखे हो, ठीक है। तो भैया जो वर्ब है वो आपके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये चीज आप चाहो तो ऐसे करके समझ सकते हो। आगे बात समझ में? और हिंदी में पढ़ा रहा हूं आपको, इंग्लिश में समझना है। इफ टू सब्जेक्ट्स, या फिर ऐसे पढ़ लो, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड और जॉइंड विद दीज conjunctions or prepositions or these words, you can say these words, the verb should be used according to the first subject. Clear? if two nouns are joined with these words, ऐसे लिखना, if two nouns are joined with these words, the verb is used according to the first subject. कौन कौन से वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे विद है, टुगेदर विद है, इसमें से कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर देता हूं, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, हाँ, बट हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, एक्सेप्ट ये रहा, एक्सेप्ट नहीं इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा, लिख लेना, एक्सेप्ट भी लिख लेना, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इस तरह से। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया, एक और नीचे लिखा हुआ है देखो, माई डॉटर अनलाइक, मेरी बेटी, अनलाइक माई सन्स,
अब माय सन्स तो भैया नाउन प्लूरल हो गया, लेकिन माय डॉटर नाउन सिंगुलर है। और अनलाइक, अनलाइक कहां रहा, ये रहा, अनलाइक से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो नाउन, तो आगे जो वर्ब आएगी वांट और वांट्स, दोनों में से क्या लगाना पसंद करोगे? अच्छा, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता वांट और वांट्स में से कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ठीक है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ वांट और वांट्स में से क्या लगाना पसंद करोगे? भाई ये देखो हेल्पिंग और जब तक दे रखी होती है ना, तब तक तो आप पहचान लेते हो कि चलो है सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है ना, यहां पे लिख देता हूं, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये आपकी प्लूरल होती है, याद रखना। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जब आप एस या एस लगा देते हो तो ये आपकी सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, और नाउन में उल्टा होता है, नाउन में अगर प्लूरल लगा एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में एस लगा दोगे तो सिंगुलर। तो यहां पे जो पहले तो यही पता करना है कि वांट्स सिंगुलर है, यही नहीं पता होता बहुत से लोगों को, और वांट प्लूरल है। ठीक है, और अब आपको वर्ब लगानी है किसके अकॉर्डिंग? पहले वाले नाउन के हिसाब से। तो भैया पहले वाले नाउन के हिसाब से क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। हाँ, तो यहां पे भैया सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, वांट नहीं आएगा, वांट्स आ जाएगा। तो कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी? उम्मीद करते हैं आपको हर एक छोटी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे फिफ्थ कॉन्सेप्ट या थर्ड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बहुत सिंपल है, बस ये इनको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है सब्जेक्ट की जगह, तो उनके साथ वर्ब फिक्स कर लो, सिंगुलर ही आनी है। याद कैसे करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। इंडेफिनिट वर्ड्स को या इंडेफिनिट प्रोनाउंस को कैसे याद करते हैं? एक तो बड़ी, ऐसे लिख लो, बड़ी, वन और थिंग, बड़ी, वन और थिंग। ये जो बड़ी, वन और थिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। इनके साथ वर्ब कैसे लगाते हैं भाई? सिंगुलर लगाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा, बड़ी वन क्या होते हैं? ये एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरी वन, समवन, एनीवन, नोवन। ठीक है, ऐसे करके याद करना है। बड़ी मतलब एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये टोटल 12 वर्ड्स होते हैं। कितने? टोटल 12 वर्ड्स होते हैं, 4 नहीं है, 3 नहीं है, याद रखना। टोटल 12 वर्ड्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, आपको वर्ब कैसे लगानी है? फिक्स कर लेनी है सिंगुलर। लेकिन इनके साथ कुछ और भी एडिशनल चीजें आपको समझनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे कि इनके भी बारे में बात कर लेते हैं पहले, बड़ी और वन के बारे में। ये लिविंग नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये लिविंग नाउन के लिए यूज होते हैं। दूसरी चीज, ये सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। इनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है भैया? सिंगुलर यूज होती है। और चौथी चीज है, इनके साथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आप यूज करोगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो मैंने डिटरमिनर्स लिखाए थे अभी, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, उनमें क्या यूज करोगे? उसमें इनके साथ हिज यूज करते हो। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं। और अब आ जाते हैं थिंग वाले वर्ड्स की तरफ। थिंग्स में क्या है? जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब है। इनके साथ भी ये नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ये नॉन लिविंग होते हैं, ये सारे नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सिंगुलर ये भी होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में सिंगुलर होना मतलब इट, अभी बताता हूं। और इनके साथ में भी वर्ब आपको फिक्स करनी है, सिंगुलर ही लगानी है मेरे भाई। इनके साथ भी वर्ब आपको फिक्स करनी है, सिंगुलर। और लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव इनके साथ बदल देते हैं। बस इनके साथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा ना दोस्त, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, सिंगुलर और नॉन लिविंग नाउन अगर है कोई, सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन, तो उसके लिए प्रोनाउन आता है इट। और लिविंग सिंगुलर नाउन है, लिविंग सिंगुलर नाउन है, तो भैया इनके लिए एक चीज आप यूज कर सकते हो, या तो ही या तो सी, दोनों यूज कर सकते हो। तो ही और सी में भी हम ही को ही प्रेफर करते हैं, तो ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है, इधर नॉन लिविंग नाउन है, ठीक है, नॉन लिविंग नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो प्रोनाउन इट आता है, और इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दोस्त इट्स।
ठीक है, इट्स होता है। और कभी भी याद रखना ये वाला इट्स नहीं होता है, इट्स ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला इट्स का मतलब होता है इट इज, ठीक है। और ये वाला जो इट्स होता है ना, ये वाला, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये इन दोनों के बीच में भी फर्क आपको बताना है, हमें ये वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है नीचे वाला, ना कि ऊपर वाला इट्स, ठीक है। तो इट्स और इट्स का यूज भी थोड़ा सा सही से यूज करना, वरना तो गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें देखो दो तरह से सवाल पूछा जाता है आपका, एक तो वर्ब से रिलेटेड और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। ऐसे यहां पे हैव और हिज, दोनों में से क्या लगाना पसंद करोगे देख लो, ठीक है दोस्त। चलो बताओ, सिंपल है। यहां पे देखो बड़ी आ गया, एवरीबॉडी इज ऑब्लिक आर, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, आर तो आएगा नहीं। और दूसरी चीज, एवरीबॉडी के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए, देयर तो गलती से भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, देयर तो गलती से भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल होते ही नहीं है, सिंगुलर होते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे मेरे भाई, देयर की जगह क्या कर दोगे, हिज कर दोगे, हिज कर दोगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज डूइंग हिज वर्क, नॉट देयर वर्क। एवरीवन के साथ में भी यहां पे हैव नहीं आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आएगी ये, हालांकि ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो आपको यहां पे हैज करना है, ठीक है। और एवरीवन के हिसाब से हिज एकदम सही है। तो अच्छा, ये गलत लिख गया है इसमें ना, एवरीवन लिख गया है, इसको सही कर देते, यहां पे एवरीथिंग होगा। एवरीथिंग, बताओ एवरीथिंग अगर यहां पे दे रखा होता तो आप क्या करते, एवरीथिंग हैव हिज ओन शेप, ऐसे सेंटेंस लिखा है। हर एक चीज की खुद की एक शेप होती है, मतलब एक आकृति होती है। तो आप यहां पे एवरीथिंग देख लो, एवरीथिंग जो है पहली बात तो नॉन लिविंग होता है, ऊपर से सिंगुलर होता है, और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स आता है। तो भैया वर्ब आप सिंगुलर लगा दोगे, हैव की जगह हिज, सॉरी हैज लगा दोगे, हैव की जगह क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। और दूसरी चीज यहां पे जो हिज लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लगाओगे भाई, इट्स लगाओगे, क्या लगाओगे, इट्स लगाओगे। यहां पे अभी हैज लगाओगे और यहां पे इट्स लगाओगे, इट्स क्योंकि नॉन लिविंग नाउन है, यहां पे लिख लेना नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में आ जाता है। तो नॉन लिविंग के लिए सिंगुलर वर्ब तो आएगी ही, साथ के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद हो जाएगा, यह समझ में आ जाएगा। अब इसमें चैलेंज क्या है सर, दो आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि सर पहली चीज तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, इनको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक, उसकी टेंशन आप छोड़ दो। क्यों, क्योंकि याद ऐसे नहीं किए जाते जैसे आप रटने बैठ जाओ, आपको बस एक दो बार रिवाइज करना है। जैसे आज आपने खोल के बैठ गए अपनी नोटबुक, जो उसमें भी आपने नोट्स बनाए, आपने देखा अच्छा इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, अब उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मतलब मैं आपको बोलता हूं, जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप किसी भी बुक के, वैसे तो मैं भी आपको क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा इसकी एक अलग से, लेकिन फिर भी आपको अपनी किसी भी बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक खोलना और उसके क्वेश्चंस लगाना, ये चीजें रिवाइज करके आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, कुछ गलत होंगे उनको सही करो, देखो आंसर्स चेक करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने जल्दी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स या सारे रूल्स याद हो जाएंगे। दूसरी चीज, दूसरा चैलेंज ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर भी चीजें याद करनी है। जैसे अगर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर ये 12 वर्ड याद करने हैं, तो सिंपल है, 3 वर्ड याद रखो, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 12 वर्ड एक सेकंड में याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होते हैं, मुझे भी याद है, जब मैं याद कर सकता हूं या मैं समझ सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इसमें चैलेंज आएगा, तो इसमें क्या करना है, एक दो बार इसको रिवाइज करना और क्वेश्चंस लगाना। देखो वर्ड्स जितनी बार याद करोगे याद नहीं होंगे, लेकिन उन वर्ड्स को एक बार याद करो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई चीज यूज होती है और उसको हम दोबारा देखते हैं जाके, तो वो चीज आपके दिमाग में फ्रेम हो जाती है, वहां आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है, इफ टू नाउन्स, यानी कि अगर दो नाउन है और वो जुड़े हुए हैं, आर कनेक्टेड विद एंड, किससे, एंड से, तो ये तो आपको रूल याद आ जाएगा पहले वाला, अगर दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन आगे एक चीज और लिखी है, एंड
नो, एंड से अगर जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट और आगे नो दिया हुआ है हर एक शब्द से पहले, इज गिवन बिफोर ईच नाउन, हर नाउन से पहले नो दिया हुआ है, तो भले ही एंड से दो नहीं 200 नाउन जुड़े हो, सिर्फ दो ही नहीं, भले ही 200 नाउन एंड से जुड़े हो, लेकिन हर एक नाउन से पहले नो लिखा हो, नो बॉयज, नो गर्ल्स, नो स्टूडेंट, नो चिल्ड्रन, नो अंकल, नो आंटी, नो लेडीज, कुछ भी लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, नो नो नो, हर नाउन से पहले नो लगा दो, तो वहां पर अवेलेबल कौन है? कोई नहीं, कोई अवेलेबल नहीं है, सब एब्सेंट हो गए। जब सब एब्सेंट ही है, सबसे पहले नो लगा हुआ है, तो फिर प्लूरल वर्ब तो कभी नहीं आ सकती, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि सारे अनअवेलेबल हैं, यानी कि सारे एब्सेंट हैं। तो इफ टू nouns are connected with and no is given before each noun, then verb should be used singular। तो वर्ब कैसी आएगी भैया? सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि हर नाउन से पहले नो लगाए, यानी कि कोई भी नाउन अवेलेबल है ही नहीं, तो भले ही प्लूरल नाउन ही क्यों ना एंड से जुड़ा हो। जैसे इसने लिखा बॉयज, कितने? बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे यहां पे बॉयज बहुत सारे नहीं है, इससे पहले नो लगा हुआ, यानी कि 0 बॉयज हो गए। एंड ठीक है, नो गर्ल्स, गर्ल्स से पहले नो लगा दिया, यानी कि 0 गर्ल्स हो गई, ना तो कोई लड़का है और ना कोई लड़की। तो वर्ब कैसी लगाओगे भैया? बहुत सिंपल है, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आनी ही नहीं है, क्योंकि यहां पे बोथ दी नाउन्स आर अनअवेलेबल, यानी कि एब्सेंट। यहां पे जो भी नाउन लिखे हुए हैं वो दोनों एब्सेंट है, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया, अगर दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं, या दो से ज्यादा भी नाउन है और एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों से पहले एंड लिखा और नो लगा हुआ है, तो भाई वहां पे वर्ब सिंगुलर लगा देना। ठीक है, नो बॉयज एंड नो गर्ल्स इज टू माई, इज कमिंग, यहां पे कमिंग और लिख लेना, इज कमिंग टू माई, कमिंग भी लिखना है, ठीक है, इसमें लिख नहीं पाए, टू माई बर्थडे पार्टी। नो स्कूल एंड नो कॉलेज, स्कूल भी नाउन है, इससे पहले नो लगा हुआ है, एब्सेंट हो गया। कॉलेज से पहले नो लगा हुआ है, ये भी एब्सेंट हो गया, भले ही एंड से जुड़े हैं, तो कोई भी नहीं है, दोनों एब्सेंट है। तो यहां पे भी इज और आर में से क्या लगाओगे दोस्त? इज लगाओगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर दो नाउन है तो दोनों नाउन से पहले अगर नो लगा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। नो स्कूल एंड नो कॉलेज इज ऑब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज जिम्मेदार नहीं है। क्लियर? ठीक है भाई, आगे चलते। एक और कॉन्सेप्ट आ गया भाई, ये भी बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है, इज। सबसे पहले एग्जाम्पल पे आओ। यहां पे एक प्रोनाउन है यू, प्रोनाउन कह लो या सब्जेक्ट कह लो, सब्जेक्ट है यू, और एक सब्जेक्ट है आपका राहुल, दो सब्जेक्ट हो गए, और बीच में एक कंजंक्शन लगा हुआ है, ये बट, बट कंजंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका यू क्या है? एक सब्जेक्ट है, और राहुल क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है, और ये आपका कंजंक्शन है बट। ठीक है, और ये आपका नॉट लगा हुआ है। नॉट क्या है? नॉट किसी भी चीज के बगल में जब आता है तो उसको नेगेटिव कर देता है, यानी कि एब्सेंट कर देता है। और आगे आपको वर्ब लगानी है, जिसमें से ये वाला जो यू है ये प्लूरल है, ठीक है, और ये वाला जो राहुल है ये सिंगुलर है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, और कंजंक्शन से जुड़े हुए। आपको लगानी है आगे वर्ब। तो भैया वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? तो बहुत सिंपल है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। दो सब्जेक्ट है, या तो दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं। उनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हो सकता है इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव हो सकता है इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव हो, लेकिन उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो आगे वर्ब जो होगी ना वो पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है? जिसके बगल में नॉट लगा है वो नेगेटिव, और जिसके बगल में नॉट नहीं लगा है वो पॉजिटिव। तो इसमें से देखते हैं, ये जो सब्जेक्ट है यू, ये कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? बताना, बताओ। ये जो राहुल है इसके बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल के बगल में नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये आपका नेगेटिव हो गया। और इसके बगल में नॉट नहीं है बट लगा हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो आपको पता चल गया कि नेगेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है। जिसके बगल में नॉट लगा है
वो नेगेटिव। तो यहां पे ये राहुल के हिसाब से इज सुनने में तो सही लग रहा है कि यू बट नॉट राहुल इज कमिंग विद अस, तुम बल्कि राहुल नहीं आ रहा है हमारे साथ में। तो कौन आ रहा है? तुम लेकिन राहुल नहीं, तुम लेकिन राहुल नहीं आ रहा है मेरे साथ। तो तुम आ रहे हो या राहुल आ रहा है? तुम ही तो आ रहे हो, राहुल तो आ ही नहीं रहा, राहुल तो नेगेटिव हो गया। तो राहुल के हिसाब से सुनने में सही लग रहा है यू बट नॉट राहुल इज कमिंग विद अस, राहुल इज कमिंग विद अस, राहुल इज कमिंग, राहुल इज कमिंग। तो राहुल इज कमिंग सुनने में सही लग रहा है, बट ये गलत है। यहां आपको करना क्या है दोस्त, इज की जगह क्या करना पड़ेगा? आर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर है ये आएगा पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि यू के हिसाब से। ठीक है, ऊपर लिखा भी है अगर दो सब्जेक्ट है किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं, आगे वर्ब लगानी है, तो उसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन बहुत सिंपल है, एक सब्जेक्ट अगर आपका पॉजिटिव है और दूसरा सब्जेक्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है? नेगेटिव है। या फिर यह भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट आपका नेगेटिव हो, पहले वाला हो सकता है, पहले वाला नेगेटिव हो बाद वाला पॉजिटिव हो सकता है, बाद वाला नेगेटिव हो पहले वाला पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आगे जो वर्ब है ना वो आपको कैसे यूज करनी है बताओ? अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सब्जेक्ट, दोनों ही केस में। ठीक है, वर्ब यूज करते हैं पॉजिटिव सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब यूज करते हैं पॉजिटिव सब्जेक्ट के अनुसार। अब दो बार मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है पहले वाला सब्जेक्ट नेगेटिव हो दूसरा वाला पॉजिटिव, हो सकता है पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरा वाला नेगेटिव, दोनों में से नॉट आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा ऐसे करके भी समझ सकते हो, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और इधर ये वाला पॉजिटिव है तो यहां पे इस वाले के अनुसार वर्ब आएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? हाँ, आगे बात समझ में। और एग्जांपल देखो, नीचे वाला एग्जांपल क्या है? जैसे यहां पर लिखा है यू बट नॉट राहुल, तो राहुल नेगेटिव हो गया, यू पॉजिटिव हो गया, यू के हिसाब से आर आ गया। नीचे क्या लिखा है? नॉट रीना। अब देखो रीना भी आपका कैसा है? रीना आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बट ऑल दी स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, ऑल दी स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? अरे वर्ब तो आपको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहां पे तो बट लगा हुआ है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, और इसके बगल में नॉट लगा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव हो गया, यानी कि रीना नेगेटिव और ऑल दी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? पॉजिटिव के अनुसार। पॉजिटिव कौन है? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आर एकदम सही है। नॉट रीना बट ऑल दी स्टूडेंट्स, यानी कि नॉट रीना, रीना नहीं बट ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स आपका प्लूरल हो जाएगा, आगे आपको वर्ब प्लूरल लगानी है। तो नॉट रीना बट ऑल द स्टूडेंट्स आर एकदम सही है, इन्वॉल्व इन दिस मैटर। रीना इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग कि कितने लोगों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई है नहीं? बताएं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छा चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय।